नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। 2026 के इस पहले सिनेमा संवाद में आज हम सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएँ देते हैं और उसके बाद सिनेमा के बारे में जो हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है, जो साप्ताहिक पेशकश है, उसमें जिस तरह से हम बात करते हैं सिनेमा और समाज के रिश्तों के बारे में, सिनेमा के समाज पर प्रभाव के बारे में और समाज के सिनेमा पर प्रभाव के बारे में, सिनेमा से जुड़ी हस्तियों के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार बातचीत होती रहनी चाहिए। तो 2026 के पहले सिनेमा संवाद में आज चर्चा के लिए हमारे पास बहुत सारे विषय हैं। आज 2026 का जो एक आउटलुक है, क्या आउटलुक हो सकता है, किस तरह की फ़िल्में आने वाली हैं, उन पर बातचीत करेंगे। साथ-साथ हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान अभी हाल में जिस तरह के विवाद में घिर गए हैं, घिरे एक अपनी आईपीएल टीम की वजह से और एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने की वजह से। तो क्या वो एक ट्रेंड दिखाता है? शाहरुख खान इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उनके ऊपर लगातार कट्टरपंथियों के हमले हुए हैं। उनको उनकी फ़िल्मों के बायकॉट की अपील की गई, उनकी फ़िल्मों के बायकॉट के लिए मुहिम चलाई गई। तो ये तमाम बातें हैं। उसके अलावा आज इत्तेफ़ाक से जब हम बात कर रहे हैं 4 जनवरी 2026 को, तो हिंदी फ़िल्मों के बहुत ही अद्भुत गीतकार गोपाल दास नीरज की जन्मतिथि है आज, उनकी सालगिरह है। 2024 में उनकी जन्म शताब्दी थी और हमने जन्म शताब्दी के दिन कार्यक्रम किया था। हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे। आज हिंदी फ़िल्मों की एक बहुत समर्थ और बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री निरूपा रॉय का भी जन्मदिन है। निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा के दर्शक अमिताभ बच्चन की स्क्रीन मदर के तौर पर ज़रूर याद रखते होंगे। फ़िल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी वो, उसके अलावा अमर अकबर एंथोनी में, मर्द में, मुकद्दर का सिकंदर, ऐसी तमाम फ़िल्में जिनमें उन्होंने एक माँ का रोल निभाया। हालाँकि वो 2 बीघा ज़मीन जैसी तारीख़ी फ़िल्में बलराज साहनी की नायिका भी रह चुकी हैं। और उसके साथ-साथ आज हिंदी सिनेमा के बहुत अद्भुत संगीतकार आर.डी. बर्मन की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। तो ये बहुत सारे विषय हैं आज हमारे पास बातचीत करने के लिए। मैं इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए आपका अपने पैनल से परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ जो लोग ख़ास मेहमान जुड़े हैं, अजय ब्रह्मात्मज जी हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ समीक्षक। हमारे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, दशकों से हिंदी सिनेमा पर लिख रहे हैं। नीराजल छेत्री हैं, स्वतंत्र फ़िल्मकार हैं और अध्ययन अध्यापन के काम से भी जुड़ी हुई हैं। फरीद खान साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा में बतौर पटकथा लेखक जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, बातचीत की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2025 जब खत्म हो रहा था, तब हमने हिंदी सिनेमा का साल कैसा रहा, उसके बारे में बातचीत की थी और आज जब हम 2026 के पहले सिनेमा संवाद में जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस साल के आउटलुक के बारे में हमें कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। कौन-कौन सी फ़िल्में इस साल अवेटेड हैं, जिनका हम इंतज़ार कर सकते हैं, जिनका दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे और जो उनको लगता है कि उनको देखनी चाहिए सिनेमाघरों में जाकर के। इसके साथ-साथ जो शाहरुख खान वाला विवाद है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय रखें। अजय जी। जी, जी। नमस्कार आप सभी को और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएँ, साथियों को भी। और मुझे उम्मीद है कि पूरे साल हम लोग पूरे जोश के साथ, अपने दमखम के साथ लगे रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इस साल के आने वाली फ़िल्मों के जो नाम और लिस्ट देखने को मिल रही है, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि एक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इस साल फिर से। पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहेगा एक्शन। उसके साथ-साथ 2-3 शिवाजी पर 2 फ़िल्में आ रही हैं, हिस्टोरिकल फ़िल्में होंगी और उनमें डिपिक्शन कैसा होगा शिवाजी का, मेरा मानना है कि वही होगा जो दिखाया जा रहा है। औरंगज़ेब खलनायक होगा उसमें और शिवाजी के वीरोचित जो उनके जो भी अभियान था उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। इसके अलावा जो टॉक्सिक फ़िल्में आती रही हैं, वैसी फ़िल्में भी आएँगी जिसमें स्पिरिट आनी है। एक फ़िल्म का नाम ही टॉक्सिक है, यश की फ़िल्म है जो नाम टॉक्सिक नाम से आ रही है। उसके अलावा भी कुछ एक फ़िल्में हैं। हाँ, अगर आई तो नितेश तिवारी की रामायण भी आ सकती है इस साल, जो रणबीर कपूर जिसमें राम की भूमिका निभा रहे हैं। मैं कुछ फ़िल्मों के नाम लिख के ले आया हूँ, जिसमें बॉर्डर 2 जैसी भी फ़िल्म आ रही है,
जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आएगी। फिर 19 मार्च को धुरंधर 2 आ रही है, जो अभी-अभी धुरंधर गई है, उसी का पार्ट 2 आने वाला है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि साहब डिक्लेयर होंगे। इस धुरंधर 1 में साहब की बहुत चर्चा हुई थी और साहब दिखे नहीं थे। अब ये साहब कौन है, वो एक रहस्य है। और बता रहे हैं, राकेश बेदी के इंटरव्यू आए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उन्हें बहुत कमीने के तौर पर दिखूंगा। अफसोस की बात है कि अक्षय खन्ना अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे मारे जा चुके हैं। फिर महाअवतार करके एक फिल्म आ रही है, जो हॉरर वाली बात मैं कह रहा हूँ कि हॉरर भी फिल्में आने वाली हैं, जो दिनेश विजन का प्रिय जॉनर है। उसमें महाअवतार आएगी, शक्तिशालिनी आएगी, एक और फिल्म है अमर कौशिक की, चामुंडा शायद, वो आएगी। तो इस ढंग से वो भी जॉनर चलता रहेगा। विशाल भारद्वाज की फिल्म आ रही है ओ रोमियो, जिससे हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि अलग ढंग की फिल्म होगी। अपने पुराने हीरो शाहिद कपूर के साथ वे उसमें आ रहे हैं। मर्दानी 3 आ रही है फिर से, रानी मुखर्जी की फिल्म है ये। रानी मुखर्जी की मर्दानी 1 और 2 हम देख चुके हैं। अलग ढंग से एक महिला पुलिस अधिकारी की रोल में रहती हैं वो। वरुण धवन की फिल्म आएगी, डेविड धवन उनके पिता, और कह लें उसी जॉनर की फिल्म होगी जैसे वे करते रहे हैं। तो और फिल्म का टाइटल ही बता रहा है कि है जवानी तो इश्क होना है। तो उसमें जो भी होगा हम समझ सकते हैं अभी से। नागजीला एक फिल्म आ रही है, जो कार्तिक आर्यन की फिल्म है, और ये मृगदीप लांबा इसको निर्देशित करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म होगी है। दृश्यम की सीक्वल के तौर पर दृश्यम 3 आएगी। एक फिल्म जिसका एक गाना बहुत पिछले दिनों पॉपुलर हुआ, चिकरी चिकरी करके, रामचरण शर्मा की, आपने देखी होगी, जो मूवमेंट बहुत ही मीम बने उसके। पेडी पेडी नाम की एक फिल्म आने वाली है। फिर गबरू एक फिल्म है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी फिल्म होगी। गबरू फिल्म का नाम कम लोगों ने सुना है। ये शशांक उदापुरकर एक मराठी फिल्मों का निर्देशक है, यंग निर्देशक है। वो सनी देओल को लेकर के एक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें एक बच्चे और एक बुजुर्ग, सनी देओल बुजुर्ग कहलाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सनी देओल और उस बच्चे के बीच की कहानी है। तो बहुत ही कह लें मार्मिक और मासूम किस्म की कहानी होगी वो, गबरू। बैटल ऑफ गलवान एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, सलमान खान की फिल्म है, और सलमान से उम्मीद है कि वो आएंगे। सलमान के साथ साथ शाहरुख खान भी आने वाले हैं इस बार। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं मालूम था कि किंग रीमेक है किसी अंग्रेजी फिल्म की, और अंग्रेजी फिल्म के रीमेक होने के बाद से दर्शकों का उत्साह थोड़ा कम हो गया है। लेकिन चूंकि शाहरुख खान है, तो उनसे एक उम्मीद रहती है कि वे कुछ नया काम करेंगे। अब्दुल कलाम, ये अपने कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, उन पर एक फिल्म आने वाली है, अगर आप आई तो। बायोपिक है वो, और जिसको निर्देशित कर रहे हैं ओम राउत। वैसे ओम राउत से ज्यादा उम्मीद करना थोड़ी सी जाती हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में वो पिछली बार लेके आए थे और जिस दिन से निशाना बने थे सभी का, हमने देखा उनको। शक्तिशाली की चर्चा मैंने कर दी। और फिल्मों में अगर कहूँ तो केजीएफ आने वाली है फिर से। केजीएफ का चैप्टर 3 आने वाला है। स्पिरिट, वांगा साहब की फिल्म आएगी प्रभास को लेकर के, एनिमल का अगला हिस्सा, जो उतना ही हिंसक होगा। और ये तो कुछ फिल्मों के नाम हुए जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, जिनकी चर्चा होगी, चूंकि यहाँ पे बड़े स्टार, बड़े निर्देशक और बड़े बैनर जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच सरप्राइज के तौर पर कुछ छोटी फिल्में आ सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, और बाद में हो सकता है वे चौंका जाएं। जैसे ह्यूमन इन द जी लूप हमने पिछले साल देखी, या और भी अपने शमसुद्दीन फैमिली जैसी फिल्म देखी। इस तरह की छोटी फिल्में आ सकती हैं। मैं जी फिलहाल थोड़ी सी बात यहाँ रुक के करूंगा, जो बॉर्डर 2 आने वाली है, धुरंधर आने वाली है, एक धुरंधर जा चुकी है, और इन सबके बीच 21 नाम की एक फिल्म आई है, जो श्रीराम लागवन ने निर्देशित की है, और अगस्त नंदा ने इसमें 21 साल के अरुण क्षेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जो परमवीर चक्र विजेता थे। उन्होंने अकेले 10 टैंकों को नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान के, और फिर
शहीद हुए थे। ये फिल्म बड़ी ही मार्मिक ढंग से उस पूरी घटना को याद करते हुए उस सैनिक को सामने ले आती है जिस सैनिक ने अरुण खेत्रपाल पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन यह अपराध जब उसको बाद में पता चलता है कि वह 21 साल का वीर जिसकी उन्होंने युद्ध भूमि में हत्या की वह था, तो उसके प्रति एक उनके श्रद्धा बढ़ती है, एक जो वीरोचित सम्मान होता है वो बढ़ता है, और वो अपने उस अपराध बोझ से निकलने के लिए उसको स्वीकार करना चाहते हैं। उनको एक मौका मिल जाता है कि अरुण खेत्रपाल के पिता एमएल खेत्रपाल साहब पाकिस्तान जाने वाले हैं, अपने स्कूल की एलुमनाई मीटिंग होने वाली है उसमें उसमें वे आगे बढ़कर उनको होस्ट करते हैं और होस्ट करके अपने घर ले जाते हैं। हालांकि उनकी बेटी और बीवी उनको बार बार समझा रहे हैं कि आपको यह बताने की कोई जरूरत नहीं है, बताइए उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब आप सामने से स्वीकार करेंगे कि आप ही ने उन पर वो जानलेवा हमला किया था। लेकिन वो अपनी स्किल से निकलने के लिए, और बहुत ही देखना चाहिए कि पूजा स्टोर जो उनकी को राइटर हैं या अरिजीत विश्वास जो उनके को राइटर हैं, इन लोगों ने स्क्रिप्ट पे कैसे उस क्षण पे उस पल पे पहुंचते हैं जहां वो स्वीकार करते हैं और एक तरीके से जाहिर करते हैं कि मैंने ही आपके बेटे की पर जानलेवा हमला किया था जिससे उसकी मृत्यु हुई। और इस पर धर्म जी का रिएक्शन, धर्म जी का स्वान सॉन्ग कह रहे हैं इसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंतिम फिल्म है उनकी, और इस फिल्म में जो मैसेज इस उद्घाटन के बाद जो मैसेज देते हैं धर्म जी कि जब भी यह जंग होता है उसमें फसल और नस्ल दोनों का नुकसान होता है और किसी का फायदा नहीं होता है। तो ये जंग कब रुकेगी? और खुद ही कहते हैं ये तब रुकेगी जब हम रुकेंगे। हम मतलब कौन? हम दोनों देशों के नागरिक। नागरिक आगे बढ़ेंगे, उनकी पहल होगी तभी ये जंग रुक सकेगी। हालांकि इस फिल्म को लेकर के जिस ढंग का एक अलग किस्म की फिल्म का ये प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि अमन की आशा का प्रोपेगेंडा है ये, और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में दोस्ती दिखाई जा रही है। तो माफ करें, इस दबाव में फिर से एक डिस्क्लेमर डाला गया है इसके अंदर जो फिल्म के अंत में आता है, और वो डिस्क्लेमर दबाव काम कर रहा है इसका तो हम मानेंगे। उस डिस्क्लेमर में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उन्होंने बार बार हम पर हमले किए हैं, तो इस तरीके का एक डिस्क्लेमर डाल दिया जाता है पूरी फिल्म दिखाने के बाद। इस दबाव को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि क्या आखिर क्या जरूरत थी निर्देशक को फिल्म रिलीज होने के बाद 5 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद ये डिस्क्लेमर डाला गया उस तबके को शांत करने के लिए जो जिसको लग रहा है कि पाकिस्तान के प्रति एक हमदर्दी दिखाई जा रही है इस फिल्म में। और जबकि इस फिल्म में वही पाकिस्तान के अंदर पूरी शूटिंग है, जैसे कि धुरंधर पाकिस्तान के अंदर जाती है, ये फिल्म भी पाकिस्तान के अंदर जाती है, लेकिन उस भाईचारे की बात करती है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ले जाती है फिल्म को, जहाँ युद्ध की विभीषिका, उसके नाहक होने और उससे जो होने वाला नुकसान है उसकी बात करती है। और युद्ध दिखाते हुए, युद्ध पूरे तरीके से दिखाया श्री राम राघवन ने, टैंकों की जो लड़ाई हो रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्मांकित किया है उन्होंने। लेकिन कहीं भी उसमें वो सीना ठोक करके जो एक शौर्य दिखाया जाता है ना कि दुश्मन को हमने देखो दिखा दिया, उनकी चिंदी उड़ा दी और ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक ऐसे स्थल पर लेके जाती है जहां आपके दिल के छू लेती है। तो मुझे लगता है इस फिल्म को तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उनको भी यह फिल्म जाकर के देखनी चाहिए, और युद्ध, भारत पाकिस्तान के संबंध, इसके संदर्भ को समझने के लिए थोड़े अलग नजरिए से भी देखने की जरूरत है। अब रही बात शाहरुख खान वाली, तो शाहरुख खान तो बहुत इजी सॉफ्ट टारगेट है, हम लगातार पिछले 3 सालों से देख रहे हैं। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने शाहरुख खान से असहिष्णु वाले मामले पर सवाल किया था, तभी शाहरुख खान ने कहा था कि सर आप सीनियर, आप मुझसे पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको जवाब देने के 2 दिन के बाद मेरे घर पर क्या होने वाला है। और वही हुआ था उनके साथ। तो 6-7 साल पहले की बात है जब वे उनका जन्मदिन का समारोह था, उसमें मैंने ये सवाल किया था। और फिर से हमने देखा है, अगर यहाँ कोई दोषी है, मान लीजिए दोषी है, एक तो दोषी नहीं है,
अगर दोषी है तो बीसीसीआई दोषी है कि जिसने उस प्लेयर को रखा ऑप्शन के लिए। अगर ऑप्शन हो रहा है तो उसके बाद कोई भी खरीद सकता है उसको। और शाहरुख खान ने तो बाद में बोली लगाई, उसके पहले दूसरी टीमों ने बोली लगाई थी उसकी। ठीक है कि शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा की बोली लगाई और उनको खरीदा, लेकिन उनको टारगेट करने का मतलब सीधा सा है कि शाहरुख खान एक तो निशाने पे है, इसलिए निशाने पे है कि वे मुसलमान है। और इस देश की बहुसंख्यक जो अंधभक्त समाज है, उसको लगता है कि इस देश में एक मुस्लिम इतना पॉपुलर हीरो कैसे हो गया है। ये बात उनको नागवार गुजरती है। जबकि हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि दर्शक जिन्हें पसंद करते हैं, वे उसके लिए उसके जाति धर्म और तमाम चीजों को नहीं देखते हैं, वे उसके काम को देखते हैं, उसके आकर्षण में जाते हैं और उसकी लोकप्रियता से मुग्ध होते हैं। उनके लिए सलमान खान नहीं होता, वो प्रेम होता है। आमिर खान नहीं होता है। वैसे ही राहुल होते हैं, शाहरुख खान नहीं होते हैं। बाकी खान भी, इरफान खान के समय जी। हमने देखा। ये बातें तो छोड़िए, हमने मीडिया में देखा। मीडिया के जो मुस्लिम एंकर थे, जिनके लखनऊ के थे, जिनकी डेथ हुई थी, उन पर किस ढंग से पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा था। और बनारस में उनके लिए मोमबत्तियां और अगर दिए जलाए गए थे। तो ये सारी चीजें, देश सेकुलर है, रहेगा। थोड़ा सा दबा हुआ है, सहमा हुआ है, जरूर सहमा हुआ है। अब कल की जो घटना है, कल जो वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और उनको कैदी बना के ले किया, लोग निंदा तो कर सकते हैं ना, वहां भी खामोश बैठे हुए हैं। देश के तौर पर भी हम खामोश हैं और नागरिक के तौर पर भी हम खामोश हैं। तो कहीं ना कहीं ये खामोशी अब हद से बढ़ रही है। कुछ तो बोलना होगा, कुछ तो करना होगा। लिखिए कम से कम, जी बोलिए कम से कम, जो भी हो सकता है अजय अपने जी, दम आपने पर बहुत कीजिए। महत्वपूर्ण बहुत ये कीजिए। महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया इस चर्चा को। आपने जो खामोशी की बात की, मैं फरीद साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि फरीद साहब फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं और चूंकि शाहरुख खान वाले मसले पर बातचीत आ गई है, तो मैं फरीद साहब से ये जानना चाहूंगा कि जो बात अजय जी कह रहे थे कि क्या शाहरुख खान को, एक तो ये कि शाहरुख खान को क्या मुसलमान होने की वजह से निशाने पर लिया जाता रहा है? और भी मुसलमान कलाकार हैं, आमिर खान हैं, सलमान खान हैं, सैफ अली खान हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन शाहरुख खान सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं। एक बात। दूसरी बात जो अजय जी ने कही, जो बड़ी मानीखेज बात है मेरे हिसाब से, कि जो खामोशी है, तो मैं ये देख रहा हूं कि शाहरुख खान जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं आज की तारीख में, बहुत पॉपुलर हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स जो होते हैं, शाहरुख खान उनमें काफी ऊंचा दर्जा रखते हैं। लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान के समर्थन में कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। सब शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है, शाहरुख खान को जिहादी कहा जा रहा है, शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जा रहा है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कट्टरपंथी, जो मतलब जिनकी शाहरुख खान के मुकाबले पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है, लेकिन वो शायद सिर्फ कुछ बाइट्स दे करके टेलीविजन चैनल्स पर आकर के चर्चाओं में या कुछ बातें कह के अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कहीं कोई समर्थन में बात ना आना, क्या क्या इशारा करता है फरीद जी? क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबको नमस्कार। देखिए, ये इशारा तो साफ ये करता है कि पूरी इंडस्ट्री इन इस तरह के हमलों से डर गई है, क्योंकि शाहरुख खान को जिस वजह से इस वक्त गद्दार कहा जा रहा है, उनके साथ तो जूही चावला और जय मेहता भी उसमें जुड़े हुए हैं। गद्दार अगर कहना हो तो उनको भी कहना चाहिए, क्योंकि वो फैसला वो उन 3 लोगों की कंपनी है जिसके मालिक हैं या जो भी कहलाते होंगे वो। तो उसमें शाहरुख खान का ही नाम लिया जा रहा है, उसमें बांग्लादेश का ही संदर्भ आ रहा है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कि हमारी इंडस्ट्री में से इवन जूही चावला को तो पहला हक बनता है कि उसको आकर बोलना चाहिए था कि शाहरुख खान के साथ तो मैं भी हूं, उस कंपनी के हर फैसले में वो बराबर के हिस्सेदार है। पर जूही चावला और जय मेहता भी चुप है, बाकी लोग तो चुप है ही। सबकी रोजी रोटी का सवाल है,
सबको डर लगता है कि उनका काम बंद हो जाएगा, सबको डर लगता है कि कहीं ईडी या इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। लेकिन जूही चावला जो मतलब जिसको बोलते हैं कि अपराध में बराबर की हिस्सेदार, तो वो तो है ही, उसको तो बोलना ही चाहिए। पर जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जूही चावला ने 2014 में जिस तरह से बयान दिया था कि रुपया गिर रहा है और हम गिर रहे हैं, इस टाइप का कुछ उसने बोला था। तो मुझे जूही चावला से भी उम्मीद नहीं है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस हमले के बाद किसी से कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते। एक एक डर का माहौल बन गया है इसकी वजह से, और मतलब हैरानी होती है कि बार बार हमले हो रहे हैं। ये कोई पहला हमला भी नहीं है। और मजे की बात है कि हमारे देश की तरफ से एस जयशंकर बांग्लादेश जाते हैं। हमारे देश में सरकारी तौर पर तालिबानी मंत्री आता है, लेकिन उनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदरूनी जो राजनीति है उसके साथ विदेशी राजनीति का ऐसा घालमेल किया जा रहा है कि अंदरूनी राजनीति का उससे फायदा उठाना है, और कुछ तो है नहीं। पर इंडस्ट्री की स्थिति ठीक नहीं है, ये बात सच है। जी, इंडस्ट्री की स्थिति ठीक नहीं है, आपने कहा। नीरा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो बात अभी यहाँ फरीद जी ने लाके छोड़ा कि एक डर का माहौल बना दिया गया है, और जाहिर है लोगों को अपनी रोजी रोटी का, और फिल्म बनाने वालों को कुछ ज्यादा ही डर लगता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि करोड़ों की पूंजी लगी है, बहुत सारे लोग उसने पूरी एक चेन में शामिल होते हैं। तो अगर किसी फिल्म पर या किसी फिल्म बनाने वाले पर, कलाकार पर, निर्माता निर्देशक पर हमला किया जाता है, उसको निशाने पर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो एक पूरा एक तंत्र है, उस तंत्र पर असर पड़ता है। लेकिन क्या ये चीज, ये वजह काफी है? अगर शाहरुख खान वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि फरीद जी ने कहा, और हम जानते हैं लगातार कि भाई वो एक टीम के मालिक हैं, लेकिन उस टीम के मालिकाना उसमें साझेदार उनकी अभिनेत्री साथी जो रही हैं, जूही चावला, वो भी शामिल है उसमें, उनके पति जय मेहता भी हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये खिलाड़ी किस खिलाड़ी को चुनना है, किसकी बोली लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। तो वो कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वो पूल में ऑफर किया गया खिलाड़ी था। कंट्रोल बोर्ड पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन बीजेपी के नेता हों, तमाम धर्माचार्य हों, तमाम सारे लोग हों, तो कथावाचक से लेकर के सारे लोग शाहरुख खान पर पिल पड़े कि साहब शाहरुख खान जो है वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब जिहादी हैं। इसी तरह की ऊट-पटांग बातें, जबकि शाहरुख खान, जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं, शाहरुख खान हिंदी सिनेमा के फिलहाल सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार हैं, और पूरी दुनिया में उनकी वजह से हिंदुस्तान का सिनेमा जो है जाना जाता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा में बढ़ रहे एक ट्रेंड की, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, सरकार का दबाव है, सरकार लाख कह ले कि नहीं साहब, सरकार मतलब सरकार का जो पूरा सत्ता समूह है, जो तंत्र है, यानी आप देखिए कि जिन बजरंग दल के लोगों ने रायपुर में क्रिसमस के दिन चर्च पर हमला किया था, सॉरी, एक मॉल में तोड़फोड़ की थी, तो वो कहीं ना कहीं उनको बेल मिल गई, और बेल मिलने के बाद जो है वो उनका स्वागत हो रहा है, उनको माला पहना के उनका जुलूस निकाला जा रहा है। उसी तरह से ये जो चीजें होती हैं कि शिवसेना भी कहती है, उद्धव ठाकरे भी कहने लगते हैं कि नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी कहने लगते हैं कि नहीं साहब, ये जो है शाहरुख खान को, उस खिलाड़ी को वापस ले देना चाहिए था। खैर उन्होंने अब वो मसला खत्म हो चुका है, एक तरीके से देखा जाए तो वो चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि उस खिलाड़ी को केकेआर ने हटा दिया है अपनी टीम से। लेकिन जो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड खतरनाक है। कल को फिर कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी फिल्म आएगी, कोई ऐसा डायलॉग आएगा, कुछ ऐसा आएगा, तो उसके लिए शाहरुख खान खास तौर से निशाने पर लिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, सभी को नमस्कार। और जिस तरह का पूरा माहौल इस समय चल रहा है और काफी वक्त से चल रहा है, उसमें कुछ चीजें गौरतलब हैं। एक तो ये कि शाहरुख खान, मुझे लगता है जब उन्होंने पठान और जवान फिल्म के साथ वापस कम बैक किया था,
और जिस तरह से आम जनता का उस समय रिएक्शन था तमाम आलोचनाओं और बहुत सारे आर्यन का जो केस था उसके पहले, और वो तमाम उतार चढ़ाव जो उनके जीवन में है उसके बाद। तो मुझे याद है एक लंबा आर्टिकल आया था, मतलब एक लेख था, जिसका टाइटल था कि शाहरुख जो है वो एक्टर नहीं है, इमोशन है। तो जब आप ऐसे, और वो मतलब इस पूरे एक इमोशन है वो, अ, तो उन पे अटैक करना बार-बार जो है वो दरअसल, और उन मतलब एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, इससे तो कोई इनकार नहीं है। तो उन पे अटैक करना दरअसल उस पूरी फैन फॉलोइंग के इमोशन पर अटैक करना भी है और उनको डाइवर्ट करने की कोशिश भी है। और बार-बार उनको कटघरे में खड़ा करने के पीछे एक बड़ी जो जनता उनके पीछे खड़ी है, एज़ अ फैन ही खड़ी है, उसको कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश है और बहुत लंबे वक़्त से वो चल रही है लगातार। जिस तरह से पूरा उनके बेटे का के केस को एकदम, मुझे याद है रिया चक्रवर्ती के केस की तरह ही उनका बहुत मीडिया ट्रायल हुआ। तो वो बार-बार उस इमोशन पे अटैक करना है, वो एक व्यक्ति पे नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है। वो उस तरह की पूरी एक बड़ी जो एक्टर के पीछे जो खड़ी हुई एक जनता है, जो उसे प्यार करती है, उसे सपोर्ट करती है, उस पूरी जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश है। ख़ैर, दूसरी चीज़ आपने कही कि ये बड़ी मज़ेदार बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि जब शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहाँ भारतीय ना गए हों, और जहाँ वो गए हैं वहाँ वो अपनी संस्कृति लेकर गए हैं और उसको बहुत प्राउड तरीके से, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो उसको डिस्प्ले करते हैं हर जगह, जहाँ-जहाँ उन्हें मौका मिलता है। चाहे वो अपने तीज त्योहारों के रूप में हो, चाहे वो अपनी रहन-सहन, पहनावा, खान-पान, हर तरह से। अ जब बुर्ज खलीफा पे आपके किसी एक फेस्टिवल की वो क्या कहते हैं, रोशनी की जाती है, किसी फेस्टिवल को वो करते हुए, सम्मान देते हुए, तो आप उसके स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और बहुत प्राउडली हर तरफ बताते हुए घूमते हैं कि देखिए, दुबई में भी दिवाली मनाई जा रही है, अमेरिका में भी और दुनिया के तमाम देशों में हमारा फेस्टिवल इतने प्राउड तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन ठीक वही चीज़ हम अपने यहाँ, जब कोई दूसरा किसी दूसरे धर्म का कोई फेस्टिवल होता है, ऐसा पहले नहीं होता था। ऐसा हर तरह का के त्योहार को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेलों और त्योहारों का ही ये देश रहा है। बेसिकली साल भर हम कोई ना कोई फेस्टिवल ही मनाते रहते रहे हैं और अक्रॉस हम उसमें बहुत ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। हमें क्रिसमस की भी उतनी खुशी होती थी, न्यू ईयर की भी उतनी खुशी होती थी और ईद की भी उतनी खुशी रही थी। इधर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब हमने धीरे-धीरे दूसरे के फेस्टिवल पर अटैक करना शुरू कर दिया है, और ये हमें, और इसको जितने लोग, और बहुत मुट्ठी में कम लोग हैं जो इस तरह से अटैक करते हैं, लेकिन उनको कवरेज बहुत मिलता है, मीडिया कवरेज बहुत मिलता है, तो वो वही अगेन वही इमोशन, वही विचार जो है एक बड़ी आबादी तक बार-बार स्प्रेड आउट हो जाता है। तो हम दुनिया में अपने जहाँ-जहाँ हमारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, उसको तो हम बड़े प्राउड तरीके से करते हैं, लेकिन हम में वो सहिष्णुता जो पहले थी, अब खत्म होती जा रही है। और हम उस पर, जब यहाँ पे कोई अपने धर्म का कुछ फेस्टिवल मनाता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी संस्कृति पर हमला है। जबकि आप दुनिया के तमाम देशों में जहाँ आप प्रवासी हैं, यानी भारतीय प्रवासी हैं, वहाँ जब ये काम करते हैं, तो वहाँ के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप जब अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, तो दरअसल आप हमारे धर्म और हमारे पूरे स्पेस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ वो जेस्चर देने लगे हैं जो एक राष्ट्र के तौर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के तौर पर भारतीय की बहुत नुकसानदेह है। और इसका खामियाज़ा अब धीरे-धीरे अप्रवासी भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब उनकी जो एक पहले जो ग्लोबल एक इमेज थी, जिसमें वो सभी के लिए एक कमोबेश सबके लिए वो जगह थी। अब उनको एक कंज़र्वेटिव, एक असहिष्णु इंडियंस के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करके अब उन्हें शेम किया जाने लगा है। और ये बाहर जाने वाले जो रहने वाले, और वो क्रॉस, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो यहाँ इस देश से बाहर गए हैं, वो सिर्फ़ किसी एक ख़ास स्टेट के हैं या एक ख़ास धर्म के हैं, एक जाति के हैं, नहीं, वो क्रॉस हर तरफ से गए, हर जगह से गए। और वो शायद उतने असहिष्णु ना हों, लेकिन उन्हें जो यहाँ पर कर रहे लोग हैं इस तरह से दूसरे धर्म पर, उनके फेस्टिवल्स पर अटैक कर रहे हैं, उसका खामियाजा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है।
तीसरी चीज ये है कि सवाल है, जैसे कि अजय जी ने कहा कि ये जो आने वाला समय है इसमें बहुत सारी एक्शन फिल्में, प्रोपेगेंडा फिल्में आएंगी, तो और उन्हें बहुत समर्थन भी मिलता है। जो एक पॉपुलर नैरेटिव इस समय बना दिया गया है उसका, तो कारण है कि आखिर इस तरह के सिनेमा को हम बड़े लंबे वक्त तक समझते रहे कि हम इसे खारिज करते रह सकते हैं कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा सिनेमा बहुत चलता नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक दो ऐसे उदाहरण हैं कि जहां बहुत कसी हुई पटकथा और बहुत अच्छे तरीके से नैरेशन के साथ उस तरह के प्रोपेगेंडा सिनेमा को भी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल रही है। उसके पीछे के कारणों को जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दरअसल इस तरह का जो सिनेमा है जो अभी आ रहा है पिछले कुछ सालों से, और आगे भी जिसकी उम्मीद है अगले साल भी, इस साल भी कि आएगा, उसमें दरअसल हम बनाम वे का जो नैरेटिव है और अच्छे और बुरे का जो डिवीजन है वो इतना क्लियर कर दिया जाता है कि जनता को बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, और उसमें बहुत लेयर्स में कहानी नहीं होती है। मतलब वो बहुत दो फाकों में बटी हुई कहानी होती है। और किसी भी तरह का जो नेशनलिज्म है या राष्ट्रवाद है, उसके साथ एक तरह का जो मतलब बहुत क्लियर एक सामने दुश्मन बिठा के एक तरह का प्राइड और गर्व जिसे हम कहते हैं वो जोड़ देते हैं जब आप, तो दर्शक बहुत तेजी से उससे एसोसिएट हो जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि वो कहानी उसे बहुत, और अगर आपने उसे बहुत कायदे से स्ट्रक्चर्ड किया है, जैसा कि ऋतिक ने कहा कि मैं उसके आइडिया से, धुरंधर के आइडिया से तो बहुत कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन नरेशन बड़ा अच्छा है, कहानी का नैरेटिव बड़ा अच्छा है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छे तरह से फिल्म बनाई है। सेम यही इमोशन दर्शक को तुरंत जोड़ लेता है, भले ही जब तक वो उसके डीप अर्थ को समझे, गहरे अर्थों को समझे, तब तक वो कहानी उसको अपने असर में ले चुकी होती है। सवाल है कि इस तरह का सिनेमा पॉपुलर जो हो रहा है पिछले कुछ सालों से, हो क्यों रहा है? दरअसल इस तरह के तमाम जो सिनेमा है वो आपको अपनी सामने की मुख्य समस्याओं से डाइवर्ट कर देता है, और एक जो अभी सामने समस्या नहीं है, कोई मतलब कोई विजिबल शत्रु नहीं है, उस इनविजिबल शत्रु को जबरदस्ती विजिबल करके आपका पूरा फोकस वहां शिफ्ट कर देता है, ताकि आपके जीवन की जो बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर एकजुट होकर फाइट करने का जो, या आपका सवाल करने का जो जज्बा है वो टोन डाउन हो जाए, और आप दूसरी तरह के प्राइड में घिरकर दरअसल किसी और ही मोशन में बह जाएं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो साल आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि साउथ की जो फिल्में हैं, जैसे अभी शायद एक जन नेता फिल्म आएगी, जन नायक या जन नेता ऐसा, तो उम्मीद है कि साउथ का सिनेमा हमेशा ही जो इस तरफ जो सिनेमा आया है पिछले कुछ समय से, जी, हिंदी सिनेमा, हिंदी इंडस्ट्री, उसका एक पूरा जवाब देता रहा है। वैसी उम्मीद मुझे साउथ के सिनेमा से है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है उसमें अपने बातचीत के आखिरी हिस्से में जो आपने कहा कि सिनेमा आज का सिनेमा जो है वो दर्शक को जो उसकी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी है या और तमाम दिक्कतें हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक एस्केपिज्म का रूट देता है। इसलिए उनको लगता है कि वो उन समस्याओं को भूल जाएं, और ये जो एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव है ये उनके सामने रखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है सिनेमा का एस्केपिज्म तो हमेशा से रहा है। सिनेमा हॉल में जाकर के 3 घंटे के लिए आप अपनी सारी समस्याएं भूल जाएं, इसीलिए सिनेमा को इतना मनोरंजक, इतना तामझाम वाला बनाया गया, और इसीलिए उस तरह के सिनेमा के विरोध में एक तरीके से कहा जाए, उसके प्रतिकार के तौर पर कला सिनेमा या समानांतर सिनेमा की जन्म हुआ। पारक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। शाहरुख खान को लेकर के चूंकि हमारी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा उन पर केंद्रित हो गया, और जाहिर सी बात है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक सोशल आइकन है। समाज में उनका अपना एक दर्जा है, उनकी बात की अहमियत है। वो अगर कुछ कहते, कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको लोग अपने अपने तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा के, हिंदुस्तान के एक तरीके से कल्चरल एम्बेसडर की तरह आते हैं। तो उन पर हमला करना और उन पर बार बार उनको निशाने पर लेना, या इसलिए क्यों, क्या ये वजह है कि भाई वो जो है वो थोड़े से इस तरह के हैं कि वो बहुत जल्दी सरेंडर करने वालों में नहीं दिखते हैं? यानी ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई है या कुछ हो गया है तो वो जो नई सरकार की नीतियां उसके लिए तुरंत जो है वो भी इंटरव्यू करते समय पूछने लगे कि साहब आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं?
अपने साथी अभिनेता की तरह। दूसरी बात ये कि वो उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह की कहना चाहिए एक तेजी है, एक स्मार्टनेस है, जो शायद लोगों को अच्छी नहीं लगती। जो बात तभी अजय जी ने अपनी शुरुआत में कही कि कोई मुसलमान जो है वो इतना पॉपुलर हीरो बन गया, ये लोगों को शायद हजम नहीं होती। क्या ये उनके मुसलमान होने का ही मसला है जो बार बार निशाने पर ले जाता है, और उनके बहाने फिर बाकी मुसलमानों को जो टाइट करने वाली थ्योरी हमारे यहाँ चलती है, क्या वो कहीं ना कहीं दिखाता है? लेकिन अगर शाहरुख खान को इस तरह से निशाने पर लिया जा सकता है, जाहिर बात है, तो बाकी मुसलमान जो है उनके लिए क्या हो सकता है, वो हम सहज समझ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? सभी मित्रों को नमस्कार, नए साल की मुबारकबाद, सुनने देखने वालों को भी। जहां तक शाहरुख खान का मसला है, मुझे लगता है कि नीरा ने जो बात कही कि ये मसला जो है इमोशंस का भी है, यानी कि वो जो उनको पसंद करते हैं शाहरुख खान को एक अभिनेता के तौर पर, और न केवल पसंद अभी से कर रहे हैं, वो एक लंबे समय से उनको पसंद करते हैं, और वो फॉलोअर्स जो हैं वो काफी बड़ी संख्या में है, और जाहिर है कि वो उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है, यानी कि हिंदू उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो जो फॉलोअर्स हैं उनको उनके पीछे से हटाना, उन्हें डाइवर्ट करना, ये मुख्य मकसद है। शाहरुख खान महत्वपूर्ण नहीं है, उनको चुभता यही है कि शाहरुख खान के पीछे और आमिर खान के पीछे क्यों इतनी बड़ी तादाद में दर्शक है, क्यों उनकी फिल्में जो है इतनी कामयाब हो जाती है। ये उनके लिए बहुत, अगर उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगे, अगर उनकी चर्चा बंद हो जाए, अगर उनको दर्शक गंभीरता से न लें, तो शाहरुख खान भी एक सामान्य अभिनेता की तरह एक कोने में रहेंगे, और उनकी चिंता ये जो है नहीं करेंगे। ये चिंता इसलिए कर रहे हैं कि उनका फॉलोवर जो है वो बहुत बड़ी है, और उस फॉलोवर को डाइवर्ट करना है। वो अगर डाइवर्ट होते हैं तो ये उनकी कामयाबी होगी। तो एक तो मुझे लगता है कि बड़ी वजह है, मुसलमान होना तो वजह है ही है, क्योंकि मुसलमान है इसीलिए ये सारी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के साथ में कि लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, फिल्म वाले भी नहीं बोल रहे हैं, दूसरे भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे। वो पहले कब बोल रहे थे? खुद शाहरुख खान को ही देखें तो शाहरुख खान ने 2024 में जब मंदिर का हो रहा था क्या प्राण प्रतिष्ठा, तब वो पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे, उसी शांति की उम्मीद में समर्थन कर रहे थे, ताकि कम से कम उनके जीवन में ये जो हंगामे होते रहते हैं, उन पर अटैक होता रहता है, उससे वो बचे रहे, उनका परिवार बचा रहे। सवाल सिर्फ उन्हीं का नहीं है, सवाल उनके परिवार का भी है। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिनों बाद में फिर शुरू हो जाता है। तो कोई सुरक्षा भी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ यही है कि वो कुछ ना करें, घर बैठे रहें, ठीक है, और चुप रहें। अब वो आईपीएल चलाते हैं, अब एक सीधी सी बात है कि भाई आईपीएल चला रहे हैं, उसमें 2 हिंदू पार्टनर भी है, लेकिन आप शाहरुख खान को निशाना बनाते हैं। आप ये जानते हैं कि बीसीसीआई में जिनकी भी बोली लगाई जाएगी, बीसीसीआई की अनुमति से लगाई जाएगी, फिर भी उसको, तो वो कोई उसके पीछे तर्क ढूंढना बेकार है। ये सब शाहरुख खान को हमले की जद में लाना, उस पर हमला करना, उनके उस नैरेटिव को, जहां वो हिंदू वर्सेज मुसलमान, हम और वे का जो पूरा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश है और उसका फायदा उठाने की है, और वो दबाव हर जगह डालते हैं। और ये दबाव उस रूप में भी दिखाई देता है, जैसे अजय ने बताया कि किस फिल्म के अंत में जो डिस्क्लेमर डाला गया, मूर्खतापूर्ण डिस्क्लेमर है, लेकिन वो डिस्क्लेमर डाला गया, वो उनकी ताकत को दिखाता है, फिल्मकार की नहीं, उनकी ताकत को। देखो, हम मजबूर कर सकते हैं, हमें ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। उसका, इन सब चीजों का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो खामियाजा भुगतना पड़ता है सिनेमा, फिल्में जो बन रही है, उनकी फिल्मों के लिए किन विषयों पर फिल्में बने। नीरा ने ये जो कहा कि जो हमारी
मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे देश में मतलब कहना चाहिए बहुत सारी, मतलब अभी कुछ ही 1-2 दिनों पहले ही इंदौर के अंदर जहरीला पानी पीने से 15 लोग मर गए, लेकिन वो जो है चर्चा में आएगा ही नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं होगी। वो बात केवल इसलिए हुई कि अनुराग द्वारी नाम का एक पत्रकार ने हिम्मत करके मंत्री को टोक दिया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, जो कि गाली बोल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो भी मुख्य सवाल है, उन मुख्य सवालों पर फिल्में नहीं बन सकती, और फिल्में नहीं बन सकती, फिल्में किस पर बनेगी? अंधराष्ट्रवाद पर बनेगी। अंधराष्ट्रवाद पर बन के वही नैरेटिव, जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव है, वही मजबूत किया जाता रहेगा, लगातार किया जाता रहेगा। पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार ये हो रहा है, और ये 2026 में नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें वो नाकामयाबी जो है उनको अपने इरादों को और मजबूत करती है। मतलब अगर हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव नहीं चल रहा है तो वो उसे और तेजी से चलाते हैं, क्योंकि उन्हें वही आता है और वही करेंगे, और फिल्मों में भी यही है। और इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, हमारे नजदीक का जो अतीत है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, और उसे इस ढंग से पेश करना कि पूरी की पूरी एक जमात को, एक जो है मुस्लिम आबादी को, उनके देशभक्ति पर, उनके देश के प्रति प्रेम को प्रश्न चिन्ह लगाना उसको, क्योंकि उस प्रश्न चिन्ह लगाने में ही उनकी सफलता है। लेकिन जो मेरी मुख्य मुझे लगता है कि हमारी जो चिंता है वो चिंता यह है कि यह हमेशा से नहीं था, ये पिछले 10 साल में ही ये पनपा है, और उससे पहले थोड़ा बहुत रहा हो, लेकिन हम एक ऐसा दौर देख चुके हैं 1950-60 का फिल्मों का, जिसमें कि लोगों के जो बुनियादी मसले थे उन पर बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार फिल्में बनी हैं, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो, चाहे नया दौर हो, चाहे मदर इंडिया हो, चाहे प्यासा हो, ऐसी कई फिल्में जिन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज उस तरह की आज भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन पर कोई फिल्म नहीं बना सकता, बनाने की सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई हिम्मत करे तो उसे सेंसर बोर्ड द्वारा पास कराना बहुत मुश्किल है। उसे अल्टीमेटली कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि वो अपनी बात कह भी सके, जैसे कि हमने होम बाउंड में देखा, इन गलियों में देखा, और ये जो बिल्कुल आखिरी फिल्म जो थी द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली, उसको देखा। ऐसे कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन फिल्मों के कारण जो एक कुछ, भले वो बहुत नामी फिल्मकार ना हो, या नामी फिल्मकार हो तो भी वो लो प्रोफाइल पर रहकर इस तरह की जो फिल्में हैं वो बनाने की कोशिशें होगी, OTT पर भी होगी और अदरवाइज भी होगी। और अगर हम पिछले सालों में देखें तो ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें कि वर्तमान जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनौती देते हुए और सीधे हमले से कैसे बचा जाए इसकी सावधानी बरतते हुए वो फिल्में बनाते हैं, और वो जनता के बीच आती है, और जनता उनके इस संदेश को, जो एक तरह से कहना चाहिए कि जनपक्षीय संदेश होता है, उस संदेश को पहचानती भी है। हालांकि अभी उनको उनके दर्शक ज्यादा नहीं है, उनके दर्शक अगर इस तरह की फिल्मों की चर्चा ज्यादा हो और उन पर बात हो तो मेरे ख्याल वो ज्यादा लाभप्रद होगा। जी के लिए आपने जी बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है उससे मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। हम दूसरे दौर की बातचीत में जाते हुए मैं आपके पास आता हूँ कि ये जो बात अभी पारक साहब कह रहे थे और जहां लाके उन्होंने छोड़ा है कि एक वर्ग है जो दरअसल इस तरह की चीजों को पसंद कर रहा है और एक वर्ग है जिसको कि बोलना चाहिए लेकिन वो उतना बोल नहीं रहा है।
तीसरी बात ये जो है, जो उनकी बातचीत से निकल गया है कि हम फिल्म वालों से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं, या उनसे ये इस तरह की उम्मीद क्यों करते हैं कि शाहरुख खान जो है वो, जैसे अभी फारूक साहब ने कहा कि भाई जब मंदिर की बात हो रही थी तो शाहरुख खान उसका समर्थन कर रहे थे, तो क्या हम फिल्म वालों से ये उम्मीद करते हैं कि वो देश के हर मसले पर ठीक उसी तरह रिएक्ट करें जैसे कि पॉलिटिशियंस रिएक्ट करते हैं, या और सोशल जो कमेंटेटर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं? ये ठीक है कि फिल्म वाले उनको करना चाहिए, वो नागरिक हैं, वोट देते हैं, सरकार भी चुनते हैं, वो उनकी भी भूमिका है, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो छवि है, उस पॉपुलर छवि के दायरे में क्या वो सारे मसले उसी तरह से गंभीरता से आने चाहिए? हालांकि हम देखते हैं हॉलीवुड में ऐसा होता है, हॉलीवुड में अगर कोई बड़ी चीज आती है तो वहां के बड़े कलाकार जितने भी हैं, वहां जो भी कलाकार हैं, वो अपने नेताओं की खुलकर आलोचना करते हैं, प्रवृत्तियों पर बात करते हैं और कतई घबराते नहीं। ऑस्कर में हम देख चुके हैं बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को अपनी स्पीचेस में, जो वहां के राष्ट्रपति हो या कोई भी, उनके बारे में आलोचना करते हुए। लेकिन हमारे यहाँ हम फिल्म वालों से कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं, या ये भी है कि हमको लगता है कि नहीं इनको बोलना चाहिए लेकिन ये बोल नहीं रहे? क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ तो एक ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। लोग ज्यादातर खामोशी रहते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये शुरू से हम देखते रहे हैं। और ये उम्मीद रखना कि कोई फिल्म एक्टर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई भी पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस, उससे हम उम्मीद ये रखें कि हर पहलू पर, हर सामाजिक राजनीतिक मसले पर उसका बयान आए और वो बोले। और ये भी है कि क्या उनके पास इतनी स्पष्टता है, क्या उनके पास इतनी वैचारिक स्पष्टता है कि वे एक संतुलित समझ के साथ अपने बयान दे सके। जाहिर तौर पे है कि उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जो उनको समझाते बुझाते होंगे या जो लोग उनको गाइड करते होंगे, ये माना जा सकता है कि हर कोई शाहरुख खान जैसा, हर कोई अमिताभ बच्चन जैसा खुद एक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बात तो ये है, इस मसले पर जो अभी शाहरुख खान का मसला है, इस पर मैंने जब एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये शाहरुख खान के किसी फिल्म का मसला नहीं था, ये एंटरप्रेन्योर शाहरुख खान जो है उसका मसला है। तो उस पर किसी फिल्म वाले का बोलना उतना जरूरी नहीं है। अगर कोई उनकी फिल्म फंसी रहती, उनके फिल्म पे अटैक होता, उनके एक्टर पे अटैक होता, तब शायद फिल्म बॉडीज की तरफ से या दूसरी तरफ से कोई बात आती है, स्टेटमेंट आता है। ये एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन शाहरुख खान है, उन्होंने कुछ गलती की या उनसे हो गई या जिस वजह से भी हुई, उस वजह से उनकी आलोचना हुई है, उनको गद्दार कहा गया, तो वो हमारा विषय नहीं है, ऐसा एक आध लोगों ने कहा। तो ये भी एक धारणा हो सकती है। दूसरा, इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं कि उनके बीच का ही एक कलाकार इतना मशहूर, इतना अमीर, इतना रसूख वाला हो गया है, तो ईर्ष्या तो काम करती है ना भारतीय समाज में, हर जगह काम करती है। तो कुछ लोग खुश भी हो रहे होंगे कि चलो अच्छा हुआ, अच्छा जी, हाँ ये तो अच्छा हुआ, हाँ ये अब कायदे में रहेगा, फंसने दो उसको, फंसने दो, बदनाम होने दो उसको, जलील होने दो। जी। तो ऐसे लोग हैं और उनके आपस के लोग भी होते हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैं बहुत ज्यादा निराश नहीं रहता हूँ, मेरा मानना है कि इन तमाम एक्शन, हॉरर, हिस्टोरिकल, मतलब डिस्टॉर्टेड हिस्टोरी वाली फिल्मों के बीच में छोटी छोटी फिल्में आती रहेंगी जो उन पौधों का महत्व है, उन पेड़ों का महत्व नहीं है जो झुक रहे हैं, उन पौधों का महत्व है जो पनप रहे हैं, और वे आगे चलकर क्या रूप लेते हैं ये देखना ज्यादा जरूरी होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ऐसी फिल्में जिन पर हमारी नजर अभी नहीं है, वैसी फिल्में बन रही होंगी या तैयार की जा रही होंगी। जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी फिल्में ज्यादा बने जो कम से कम समाज में जो समरसता की बात हम करते हैं, मिलजुल कर रहने की बात हम करते हैं। हालांकि हम जानते हैं, हम इस तरह की भावना आज की तारीख में बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती कि हम मेलजोल की बात करें। अभी तो ये देखा जाता है कि हम कैसे डोमिनेट कर लें दूसरे के ऊपर, और डोमिनेट करने का मतलब है कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो कैसे अल्पसंख्यकों पर डोमिनेट कर ले और अल्पसंख्यकों को दबा के रखे। फरीद जी, आपके पास आता हूँ। जो बात अभी अजय जी कह रहे थे, ईर्ष्या वाली बात उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये बिजनेसमैन शाहरुख खान का मसला है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं बोले। लेकिन ये जो, मतलब मैं इस बात से हतप्रभ हूं कि इतने बड़े फिल्म स्टार को कोई भी, एक बीजेपी का नेता ही है संगीत सोम जिसने कि उनको गद्दार कहा, एक कोई
अल्पसंख्यक कोई कट्टरपंथी जिसने कह दिया कि साहब उनकी जीभ काट लो, है ना। तो और एक कोई साधु महाराज हैं जिन्होंने कहा कि नहीं साहब वो तो कभी भी देश का समर्थक नहीं रहा, वो देशद्रोही है, उसने ऐसा किया वैसा किया। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में जो एक घृणा फैली हुई है, खास तौर से मुसलमानों को लेकर के, कि ये सब एक ही जैसे होते हैं, इन सबको जो है इनको इसी तरीके से सीधा किया जा सकता है कि इनके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे वो तभी ठीक रहेंगे। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री भी उसी भावना का शिकार हो गई है? जी, अभी अजय जी ने जो बात कही ईर्ष्या वाली, वो बात तो इंडस्ट्री में होती ही है, मतलब लेकिन समाज में तो ये बात है ही, और इसको काफी कोशिश की जा रही है कि इसको लगातार साबित किया जाए। अगर शाहरुख खान पर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ही है कि शाहरुख खान के अभी समर्थक बहुत सारे हैं, और उस समर्थक को तो तोड़ना है ही, उनका एक ध्रुवीकरण, उनका एक पोलराइजेशन करना ही है। इसी वजह से शाहरुख खान पर हमले हो रहे हैं, या जिस पर भी हमले होते हैं। और यहाँ पर मतलब मैं इस बात से हालांकि सहमत नहीं हूं कि ये व्यापारी शाहरुख खान का मामला है। शाहरुख खान पर जो अभी हमला हुआ वो फिल्म स्टार शाहरुख खान पर हमला हुआ है। जो व्यापार करते हैं वो बात अलग है। अगर कोई मुसलमान ही होता लेकिन उसको कोई जानता नहीं होता, तो शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस पर हमला नहीं होता इतना। वो फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है, हमला तो इसी वजह से हुआ है वो, और इस पर फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी शर्मनाक तो है ही, वो बात है ही। साथ में सरकारी तंत्र, जो नीरा जी समझा रही थी, किस तरह से लगा हुआ है कि समाज ऐसा विचार जो वो लगातार, जैसे कि अब अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि जवान जो फिल्म थी, जवान फिल्म में जो किसानों का मुद्दा उठाया गया, वो कई बार ऐसा लगता है कि वो सीधे सीधे सरकार को आड़े हाथों लिया गया था उसमें। इस वजह से भी कई हमले होते हैं, क्योंकि लगातार प्रोपेगेंडा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। और शाहरुख खान या बहुत सारे लोग अभी उस तंत्र से बचे हुए हैं या बचकर निकल रहे हैं। मैं अभी लिस्ट देख रहा था जो अजय जी ने अभी बताया था, तो इस साल ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं होंगी और जो शायद हिट हो जाए क्योंकि वो बड़े मेकर की फिल्म होगी। जैसे मर्दानी 3 होगी, जैसे रजनीकांत की फिल्म जेलर आने वाली है, आशिकी 3 भी आने वाली है जो लव स्टोरी होगी, जैसे दृश्यम 3 आने वाली है जो हमको मालूम है कि वो किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो ऐसे वक्त में सबको इस रास्ते पर लेकर आना कि आप वो बनाओ जो सरकार चाहती है, इसके लिए भी हमले जरूरी है। और इसके लिए जो सॉफ्ट टारगेट होगा जिसका फायदा जनता में भी मिले, इसके लिए शाहरुख खान पर हमला हो रहा है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री पर हमला है। किसी को भी ये समझना नहीं चाहिए कि ये केवल शाहरुख खान पर हमला है। पूरी इंडस्ट्री की एक तरह से टेमिंग की जा रही है, मतलब कि उसको रास्ते पर पालतू बनाया जा रहा है। हाँ, पालतू बनाया जा रहा है कि जो मर्दानी बना रहे हैं वो भी वो बनाए जो धुरंधर बन रहा है। जिस तरह से बॉर्डर बन रही है वो भी वो बनाए। वो बात इसकी नहीं है कि वो शाहरुख खान बनाए कि यशराज बनाए, वो कोई भी बनाए, लेकिन इस तरह से टारगेट वो यशराज को नहीं कर सकते, जूही चावला को नहीं
कर सकते या 21 के मेकर को कर नहीं सकते, क्योंकि उनका नाम ज्यादातर हिंदुओं के जैसा नाम है। इस वजह से मतलब ये अफसोसनाक है कि हम लोग इस भाषा में बात कर रहे हैं। जी जी इसीलिए हमला करने के लिए शाहरुख खान और आमिर खान चाहिए, लेकिन टारगेट पर हर कोई है, पूरी इंडस्ट्री है कि इंडस्ट्री उनके हिसाब से, चूंकि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, अभी भी हम यहाँ पर अपने तरीके से बात कह रहे हैं। 21 जैसी फिल्म जो युद्ध विरोधी फिल्म है, वो फिल्म बन रही है, रिलीज हो रही है, उसका उसका अच्छा ही असर होगा, ये उम्मीद हम उसकी प्रशंसा भी हो रही है, उस फिल्म की प्रशंसा भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है उस फिल्म की। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले दिनों में लव एंड वॉर भंसाली की एक फिल्म आने वाली है, या ओ रोमियो एक फिल्म आने वाली है। इनके नाम से ही आपको लग रहा है, लव एंड वॉर में तो जाहिर सी बात है बंसाली ने लव का ही सपोर्ट किया होगा और वार के अगेंस्ट ही होगा, ऐसी उम्मीद है। तो लगातार अभी लोग एंटी प्रोपेगेंडा या एक अलग से ऐसी फिल्में जो ह्यूमन इन द लूप्स जैसी हैं, जो ना तो एंटी प्रोपेगेंडा है लेकिन एक अच्छी फिल्म है, जो एकदम अलग से आपको दिखाई देती है, उन सब की टेमिंग करनी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं नीरज जी आपके पास आता हूँ। जी जी बहुत धन्यवाद फरीद साहब। नीरज जी संक्षेप में आपसे मैं, जो फरीद साहब ने जहां छोड़ा है बातचीत को, कि ये पूरी इंडस्ट्री की, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उसको अपनी जद में रखने का, यानी अपनी मुट्ठी में रखने का, अपने हिसाब से चलाने का एक तरीके का प्रयास हो रहा है, जो ऊपर से नहीं दिखता। ऊपर से सब कुछ बहुत लोकतांत्रिक है, सरकार कह सकती है कि भाई हम तो कहीं किसी के काम में दखल नहीं दे रहे, लेकिन एक खास तरह का सिनेमा बन रहा है, उसको पनपाया जा रहा है, और दर्शकों के बीच में उस तरह की फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए सब कुछ सारे काम हो रहे हैं। और दर्शकों का भी आप देखेंगे, इसीलिए मानसिकता बदल रही है। हम अपने कार्यक्रम में ही देखते हैं, जब हम दर्शकों की टिप्पणियां पढ़ते हैं तो हमें बहुत हैरानी होती है कि ये दर्शक सामान्य सी बातचीत को भी जो है वो उनसे झेली नहीं जाती। उनको लगता है कि ये लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, वो कैसे किसी कलाकार की तारीफ कर सकते हैं जो कि कलाकार जो है वो उनकी पसंद का नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो गई हैं कि अगर हमारी पसंद की चीज के बारे में आपने बात नहीं की तो इसका मतलब आप कुछ गलत है। तो ये जो कहीं ना कहीं चीज है, ये समाज में आपको क्या लगता है, सिनेमा जो सुकून देने का काम करता था, वो सुकून देने की जगह लोगों में एक तरीके की उग्रता भर रहा है, मतलब उनको और ज्यादा एंग्री बना रहा है समाज को। क्या कहेंगी आप? देखिए, मुझे ऐसा संक्षेप में। लगता जी है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा को लेकर ना, हमारा जो भारतीय समाज है कुछ ओवर सेंसिटिव भी है। एक तो जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि इस नेता ने ये कहा, या इस पार्टी के इस बंदे ने ये कहा शाहरुख के लिए, आप देखिए कि उनको रखा ही इस काम के लिए गया है। वो बहुत छुटभैया किस्म के नेता है, उनकी कोई बहुत बड़ा स्टेचर नहीं है पार्टी में। लेकिन जो वाकई बहुत, जिनका बिग स्ट्रेचर है पार्टी में, वो कभी इस तरह के बहुत हल्के स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बल्कि जी वो उनके साथ पार्टी करते हुए उन्हीं एक्टर्स के साथ दिखेंगे आपको, हर सेल्फी लेते हुए, फोटो खिंचाते हुए। तो जिनको हम मीडिया के तौर पर ना, इस तरह के छुटभैया जिनको इस काम के लिए ही रखा गया है, बहुत ऐसे ग्रुप्स को पार्टी मतलब मुझे लगता है वो एसोसिएट करके रखती है कि तुमको ये काम करना है, तो वो काम बहुत आक्रामक तरीके से करते हैं। तो हम बहुत ऐसे ही, जो बहुत बड़ा एक बिग उसका नहीं है इमेज का, हम उसके दिए गए स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा तूल देकर हवा बना देते हैं। और जी दूसरी चीज़ है कि अभी जो लोग आप कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारे दर्शक आते हैं और क्या कहते हैं कि टिप्पणी भी मतलब बहुत नेगेटिव करते हैं। मुझे ऐसा कहना है कि हम कितनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं कि मैंने कहा ना कि ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल हैं यहाँ के दर्शक सिनेमा को लेकर। अभी कुछ साल, 2-3 साल पहले ही जब जवान और पठान रिलीज हुई, तो यही दर्शक थे जो सिनेमा हॉल में डांस कर रहे थे शाहरुख के लिए और नारे लगा रहे थे। तो हम सिर्फ एक फिल्म के आने पर उनके एक रिएक्शन को लेकर ये भूल जाएं कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने क्या किया था। और ऐसा बहुत नहीं है वो शुक्रिया। जी 3 जी साल बिल्कुल। में
बदल गया है। मैं समझ एक गया और आपके कहना चीज चाहिए, बिल्कुल लास्ट ठीक में बात बस है। मैं कहना ऐड करना चाहूंगी, लास्ट चीज कि जहाँ ये हिंदी सिनेमा में जो भी डर और वो सब चल रहा है उसका पूरा एंटी नैरेटिव हमें साउथ के सिनेमा में मिलता है। हम बिल्कुल ना भूलें इन्हीं 10 सालों में क्या कहते हैं, द ग्रेट इंडियन किचन, गार्गी, विराट पर्वम, श्याम सिंह रॉय, जय भीम, जनगण मन, ऐसी लंबी फहरिस्त है फिल्मों की। तो जी जी अगर जी। इस तरह इधर ये हाँ, फिल्में लेकिन बन वो रही तो बात आप उधर जो वो कह रही हैं, फिल्में। केजीएफ जैसी फिल्म भी साउथ से ही आई है, वो एक अलग बात। देखिए, टॉक्सिक के सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो वो भी वहां से आया है। आपकी बात सही है परख साहब, आपके पास आता हूँ, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं। पता नहीं। जी जी, बोलिए। साउथ में सब कुछ श्रेष्ठ नहीं है, बहुत घटिया फिल्में भी हाँ बिल्कुल बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। मैंने इसीलिए केजीएफ का उदाहरण दिया। जी और जी, परख साहब। फिल्मों में भी अच्छा प्रतिशत है फिल्मों का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सहमत हूँ आपसे। हाँ पारक साहब, अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा की दुनिया में भी आप देखेंगे कि कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो पिछले 12 साल में कभी चुप नहीं रहे और सत्ता के विरुद्ध लगातार बोलते रहे। अब नसीरुद्दीन शाह को क्या कहेंगे, उनकी बिल्कुल पत्नी रत्ना बिल्कुल। पाठक शाह को, ऋचा चड्ढा को, कई हैं बोलते रहते हैं। प्रकाश राज का नाम लीजिए आप। प्रकाश राज हैं, स्वरा भास्कर हैं, ऐसे बहुत बिल्कुल हैं और वो बिल्कुल परवाह नहीं करते और बोलते हैं। लेकिन वो निशाने पर ट्रोलिंग तो उनकी भी होती है, लेकिन वो उस तरह से बड़ी खबर अब नहीं बनते। बड़ी खबर इसलिए नहीं बनती कि नंबर एक तो कि इन लोगों में के बहुत बड़े स्टेक नहीं लगे हुए हैं सिनेमा की दुनिया के। और जो बात कही जा रही है, नीरा जो कह रही है खास तौर पर, वो ये वे लोग हैं जो सिनेमा की दुनिया को कंट्रोल नहीं करते। जी शाहरुख खान करते हैं और शाहरुख खान बिल्कुल जैसे आमिर खान करते हैं, ये लोग करते हैं। इसलिए अगर इन पर दबाव डाला जाए तो वे अपनी मर्जी की प्रोपेगेंडा फिल्मों को ज्यादा बनवा सकते हैं और उन फिल्मों को बनने से रोक सकते हैं जो प्रोपेगेंडा का बिल्कुल सही बात कहीं आपने ना कही कहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया परख साहब। आपने जो बात कही, नसीरुद्दीन शाह का आपने नाम लिया। देखिए, नसीर साहब के साथ भी जो है वो उनका क्रिटिसिज्म भी जो है वो इसलिए ज्यादा होने लगा है कि वो मुसलमान है। वो उनको मुसलमान होने की वजह से भी वो एक झेलना पड़ता है, ये भी हम देख रहे हैं, और लगातार उस चीज का भी कहीं ना कहीं असर होता है। बहरहाल, ये जो एक मसला है, ये कहीं ना कहीं जनता की सेंसिबिलिटी पर आकर टिक जाता है। आखिरकार तो नीरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस एकदम अंतिम लाइन एक कि बात। इस समय जितना कुछ चल रहा है उसमें जावेद साहब के जितने भी वायरल क्लिप्स आ रही हैं ना, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उनको सल्यूट है जावेद अख्तर साहब। वो भी, चलिए आपने सैल्यूट कर दिया जावेद साहब के। अभी जब अब देखिएगा इसमें उनके खिलाफ कितने सारे कमेंट अभी आने शुरू हो जाएंगे दर्शकों के इसमें, इसी बातचीत के नीचे क्रम में। तो ये जो मसला है, ये आखिरकार हम तो जनता की सेंसिबिलिटी पर ही छोड़ते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस देश में अमन चैन चाहने वाले लोग हैं वो कम से कम ये समझेंगे। आप किसी की गलती को गलती कहें वो अलग मसला है, लेकिन आप किसी की गलती पर उसको गद्दार कहने लग जाएं, उस देशद्रोही कहने लग जाएं, या कुछ ऐसी बात हो जाए जो गलती भी नहीं है। दरअसल गलती इसलिए इस नाते नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। बीसीसीआई ने एक पुल दिया है खिलाड़ी का, उस खिलाड़ी को उन्होंने चुन लिया, और जब बीसीसीआई ने कहा कि उसको हटा लो, उन्होंने हटा लिया, खत्म बात। लेकिन इतने भर से लोगों की संतुष्टि नहीं होती। वो शायद शाहरुख खान से या तमाम मुसलमानों से उनके बहाने कुछ और बार बार साबित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बार बार अपनी देशभक्ति का जो है वो आइडेंटिटी कार्ड लहराते रहें, ताकि देश के जो कट्टर हिंदू हैं उनको संतुष्टि होती रहे कि ये मुसलमान जो है इनको हमने टाइट कर दिया है। बहरहाल, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।